Hello everyone, my name is क्षितिज. वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कोर्स का नाम मैंने कंप्लीट कोर्स रखा है. तो ये इस कोर्स में मैं आपको अराउंड 50 लेक्चर्स देने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी के, जिसमें मैं आपका पूरा इंडियन पॉलिटी डीप में डिस्क्रिप्टिव वे में कंप्लीट करने वाला हूँ. तो आइए थोड़ा सा मैं आपको इस कोर्स का ओवरव्यू देना चाहता हूँ. तो सबसे पहली चीज तो जो कंटेंट है, जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ या मैंने कहाँ से पढ़ा है, मेरे नोट्स कहाँ से बनाए हैं. तो इसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर करी है आपकी 6 to 12. उसके बाद इसमें मैंने एम लक्ष्मीकांत बुक कवर करी है, और जितना भी करंट अफेयर्स पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी चेंजेस थे वो सब भी मेरे कोर्स में इंक्लूडेड हैं. तो बाकी रहा सिलेबस का, तो सिलेबस जो है वो मैं लक्ष्मीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराऊंगा. लक्ष्मीकांत में ओवरऑल 76 चैप्टर्स हैं, बट मैं इस कोर्स में आपको 75 चैप्टर्स ही कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो होता है पॉलिटी में वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स का या इंडिया में पॉलिटी आने से पहले क्या बैकग्राउंड था. जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेम पोर्शन आपका हिस्ट्री का एंड का सिलेबस है, वो हम बेसिकली पहले हिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं. तो जो पहला वाला चैप्टर है मैं उसका आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट डीप में नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसको मैं आपको हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ. ओके, बाकी स्कोप क्या क्या है, ये जो मेरा सिलेबस है इसका आप कौन कौन से एग्जाम में देख सकते हैं. तो सीएससी सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, बाकी आपका सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, मतलब जहां भी पॉलिटी का कुछ पोर्शन रहता होगा तो वो इस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन. बाकी ये जो कोर्स है, हाँ थोड़ा डीप कोर्स है, पूरा लक्ष्मीकांत मैंने इसमें कवर करा है, और लक्ष्मीकांत से ज्यादा भी जो लक्ष्मीकांत में नहीं था, अपडेटेड नहीं था करंट अफेयर्स, वो भी मैंने इस कोर्स में डाला है. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी. थ्योरिटिकली पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी से रूबरू कराना चाहूंगा कि होती क्या है पॉलिटी, मेन हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ से आई, क्या सिस्टम था. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने थोड़े से नोट्स पहले से लिख रखे हैं, थोड़ा सा ये एक ओवरव्यू है. बाकी अब ये है कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम फ्लो में चलेंगे पूरी क्लास में. आज इस सेशन में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेकंड चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है, या फिर कहिए थोड़ी सी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारी पॉलिटी का, उसको देखते हैं. तो यहाँ मैंने हेडिंग दे रखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो क्या था कि अराउंड 600 एडी, 1600 के ईयर में ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं. तो ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं इंडिया? ब्रिटिशर्स मेनली ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं, व्यापार करने के लिए. तो वो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो वो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं. किस फॉर्म में आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये एक ब्रिटिशर्स में, वहां पे ब्रिटेन में कुछ लोगों ने एक कंपनी बनाई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पूरी मैनेजमेंट, एक सेटअप तैयार करा था जिसमें बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने इंडिया आना था उनको. वो इंडिया आ रहे थे ट्रेड करने के लिए, यहाँ से व्यापार करने के लिए, हमारे यहाँ से कुछ सामान ले जाके अपने यहाँ बेचने के लिए, वहां का कुछ सामान लाके यहाँ पे बेचने के लिए. तो इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में इंडिया आए थे, एक कंपनी थी. ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में इंडिया आते हैं. उनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग होता है. एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग क्या था? जो वहां की उस टाइम ब्रिटेन की क्वीन थी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने ईआईसी को एक चार्टर साइन करके दिया था. मतलब वहां की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी थी. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेके इंडिया आई थी. तो जो कि एक्सक्लूसिव राइट्स थे उनके पास कि आप वहां पे, मतलब क्या क्या राइट्स थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की वहां मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल्स बनाएगी अपनी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किन से उनको सामान खरीदना है, किन से बेचना है, कमर्शियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, मतलब ईआईसी के अंदर जितना भी काम होगा, जितने भी फैसले लेने होंगे वो सब ईआईसी खुद ले सकेगी. ठीक है, तो क्या था, 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं. कैसे? एज इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है ट्रेडिंग का, चार्टर होता है एक साइन बाय क्वीन एलिजाबेथ.
अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 1765, 1765। अब इतना ज्यादा 165 ईयर्स का गैप है लगभग। तो इस टाइम तक क्या चल रहा था? इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आराम से बढ़िया से ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे उन्होंने उनकी ट्रेड मोनोपोली भी थी। ट्रेड मोनोपोली के साथ साथ एक वो 1765 1765 तक आते आते ईआईसी जो है पूरी एक प्योरली ट्रेडिंग बॉडी बन गई थी। मतलब इंडिया के अंदर कोई किसी और फ्रेंच कंपनी जो थी, बाकी और भी कंपनीज थी, उनकी मोनोपोली इतनी नहीं रह गई थी। खाली ईआईसी ही थी जो मेनली यहाँ से ट्रेड कर रही थी। तो 1765 हमने क्यों लिया है? 1765 में एक हमारे यहाँ मुगल एम्परर थे जिनका नाम था शाह आलम। कौन था? शाह आलम। इन्होंने साहब क्या करा? इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स क्या थे? कि पहले क्या था, अब तक इस टाइम तक हमारे यहाँ, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का रूल था अभी तक, कि एक टेरिटरी होती थी, प्रिंसली स्टेट होती थी, एक वहाँ का राजा होता था, वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था, वही वहाँ पे आपका डिफेंस देखता था अपनी टेरिटरी का, वही जस्टिस भी देखता था, तो सब कुछ राजा करता था। मतलब एक टेरिटरी है, मान लीजिए एक एरिया है, उसको गवर्निंग बॉडी एक राजा था, ठीक है, वो करता था। तो वो वहां से लोगों से टैक्स भी लेता था उस किंगडम को अपने चलाने के लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो क्या करा इन्होंने? शाह आलम साहब ने, जो इनके अपने राइट्स थे कि ये टैक्स लेते थे लोगों से वहां के, तो शाह आलम साहब ने क्या करा? अपने जो दीवानी राइट्स थे जिनसे कलेक्ट किया जाता था टैक्स, कहाँ कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन तीनों जगह के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। मतलब क्या हुआ कि शाह आलम जी ने कह दिया कि आज से 1765 के बाद से इस टेरिटरी में जो उनकी प्रिंसली स्टेट है, इसमें लोगों से जो कलेक्ट किया जाता है टैक्स, वो अब ईआईसी कलेक्ट करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। किसके बिहाफ पे? एम्परर शाह आलम के बिहाफ पे, ठीक है। फिर 1773 से लेके 1858 तक कंपनी रूल रहा। कंपनी रूल क्या था? कंपनी रूल ये था कि कंपनी, बेसिकली ये कंपनी रूल क्यों कहा गया या क्राउन रूल क्यों कहा गया? तो 1773 तक क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थोड़ा सा करप्शन बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो करप्ट हो गए, क्योंकि वो क्या करते थे, वो यहाँ से इंडिया से लोगों, जैसे उनका मेन काम था इंडिया से सारा ट्रेडिंग वर्क जितना भी उनको चाहिए रहता था, मसाले, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब जो भी था, जो भी वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे हमारे यहाँ से, तो उसमें वो घपलेबाजी करने लगे कि कौन से किसान से माल लेना है तो उसी से लेते थे, किसी एक से लेते नहीं थे, या जो टोल पासेस थे उनको प्रोवाइड कर देते थे, क्योंकि इनके पोर्ट्स थे, इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बाय सी रूट था। तो इन्होंने, जैसे इंडिया का ये मान लीजिए छोटा सा मैं नक्शा बना रहा हूँ, तो ऐसे करके पोर्ट्स जो थे, पोर्ट्स पे इन्होंने क्या कहते हैं, अपने वो बना रखे थे, फैक्ट्रीज बना रखी थी, जहां पे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से सामान लाके यहाँ इकट्ठा करते थे और यहाँ से फिर बाई शिप अपने यहाँ ले जाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थोड़ा सा करप्शन आ गया। ये बात ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक पहुंची, क्योंकि ब्रिटेन के ही जो कुछ एम्प्लॉयज थे वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे यहाँ पे। तो जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक ये बात पहुंची, तो ये कंपनी रूल के बाद से ब्रिटेन की, बाकी ये जो है, आप पहले एक चीज देखिए, ये जो है ये 1773 से ये 1947 का जो है, ये आपका लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, आपको वो मैं हिस्ट्री के कोर्स में कवर कराऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में, वहां आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये भी एक क्रोनोलॉजी से जुड़ा है। इससे पहले भी कुछ इवेंट्स हुए थे जिनकी वजह से ये सब काम हुए, ठीक है। तो इसलिए बस इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें एक्ट्स ये जो आए, कंपनी रूल आया, कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, चार्टर एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट आए। तो ये इन एक्ट्स आए, तो ये एक्ट्स क्या थे? ये एक्ट जो थे ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होते थे। मतलब अभी तक मैंने आपको बताया था कि यहां तक इससे पहले प्योरली ट्रेडिंग बॉडी थी, सारे एक्सक्लूसिव राइट्स ईआईसी से रिलेटेड किसके पास थे? ईआईसी खुद के पास थे। बट जब ईआईसी के अंदर करप्शन बढ़ गया, थोड़ी सी क्या कहते हैं, करप्शन बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग में कम होने लगा, प्रॉफिट कम होने लगा गवर्नमेंट को,
और तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जब ईआईसी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस पे लगाम लगाई, उनको मतलब पहले अब ईआईसी को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि अब ईआईसी जो भी काम करेगी वो ब्रिटेन पार्लियामेंट को बता के करेगी। ठीक है, जब अभी तक, आज से पहले तक तो ब्रिटेन पार्लियामेंट को उनको रिपोर्ट नहीं देनी होती थी, बट अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये एक्ट्स पास होने लगे। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहला एक एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। जैसे 3 प्रोविंसेस थी उस टाइम तक, एक आपकी बंगाल थी, एक आपका मद्रास थी और एक बॉम्बे थी। तो इन तीनों, मतलब ये इनके 3 बड़े बड़े एरियाज थे जहां पे ब्रिटिशर्स का दबदबा था या जहां पे इनका ट्रेडिंग अच्छा था। तो वहां पे उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया, वो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ऐसे ही हर एक्ट में कुछ ना कुछ, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको, उनसे कुछ पावर्स ले ली गई। एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया पार्लियामेंट के अंदर ही, जिसमें आपके 2 आपके क्या बोलते हैं, 2 मिनिस्टर्स जो थे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के, वो रहते थे। उनको अब ईआईसी रिपोर्ट करेगा। तो ये सब प्रोविजंस मेनली इन एक्ट्स से होता क्या था, इन एक्ट्स से ईआईसी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते थे कि ईआईसी के जैसे 3-4 काम थे कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, उसमें कमर्शियल फंक्शन कौन देखेगा, उसमें आपके ट्रेडिंग राइट्स कौन किसके पास होंगे, किस तरीके से काम होगा, प्रॉफिट किस जगह जाएगा। तो ये सब काम पहले खुद ईआईसी करता था। अब इसमें पार्लियामेंट का इंटरप्शन होने लगा। कौन सी पार्लियामेंट का, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का इंटरप्शन होने लगा। तो ऐसे करके बहुत कुछ चला। फिर आपकी 1856-57 के अराउंड सेपॉय म्यूटिनी होती है आपकी, जो ईआईसी के अंदर जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। ये वाला जो चैप्टर है, इवन आप लक्ष्मीकांत से भी ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा है ये हिस्ट्री का एंड का बहुत बड़ा पोर्शन है। ये जितने भी एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स के साथ ये एक्ट्स आए क्यों, तो मैंने आपको जैसे बताया, पहला एक्ट इसलिए आया था कि कमर्शियल, वो आपका ईआईसी के अंदर करप्शन हो गया था, इसलिए आया था मेनली पहला एक्ट। तो ये बाकी एक्ट क्यों आए, तो बाकी एक्ट क्या है, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे ईआईसी से ब्रिटेन पार्लियामेंट को पावर शिफ्ट होती गई। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर भी चला उसमें बीच में, तो इस वजह से ये सब था। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपसे कहूंगा आप यदि नोट कर रहे हो कहीं पे तो भी ये पोर्शन मत नोट करिएगा अभी, बाकी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए हम आगे मूव करते हैं। तो इसी टाइम क्या हो रहा था, इसी टाइम साथ साथ इनके एक्ट्स आ रहे थे, इनके कुछ प्रोविजंस आ रहे थे कि कैसे ये गवर्न करेंगे, कैसे ये ट्रेड करेंगे। धीरे धीरे साथ में इनके जो ट्रेडिंग थे वो बहुत रेडिकल थे, बहुत ज्यादा कठोर थे। मतलब जैसे आपने देखा होगा मूवीज में भी 3 गुना लगान और ये वो, मतलब ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा ना दबाव बनाते थे। उनको बिल्कुल भी खुश तो थे ही नहीं इंडियंस इनसे, इनके रूल से। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई इंडिया के अंदर के, विद्रोह हुए इनके बहुत सारे एक्ट के प्रोविजंस के विद्रोह हुए, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट चले। सीडीएम चला आपका, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला, खिलाफत मूवमेंट चला। तो ये सब, ये बैकग्राउंड की स्टोरी है, ये आपको पूरा हिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेनली ये जो है इस टाइम जो बोर्ड पे लिखा है, ये आपको मैं एक बेसिक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ये सब आपको लक्ष्मीकांत में इतना डिस्क्राइब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा मेन थ्योरी पे जाने से पहले। तो 1895 में बीजी तिलक, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने पहली टाइम आइडिया पुट करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें आपके इंडियंस और ब्रिटिशर्स मेंबर। बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा तो कहेंगे नहीं सर आप गलत बता रहे हो, पहले पर्सन तो एम एन रॉय थे। नहीं, एम एन रॉय भी थे पहले पर्सन, बट डिफरेंस क्या है, जब बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो उसमें उनका कहना था कि इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों मेंबर होने चाहिए। जो एम एन रॉय साहब ने पहली बार आइडिया पुट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि खाली आपके इंडियंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तो ये डिफरेंस है। मतलब आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसने पुट किया था आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो आपको उसमें बीजी तिलक आंसर लगाना है। क्यों? पर यदि वो पूछ ले, यदि वो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे कि फर्स्ट टाइम ये आइडिया किसने पुट करा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए विद इंडियंस ओनली, तो वहां पे हम एमएन रॉय साहब को लगेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय साहब को, ठीक है। तो अब ये आपने देखा कि मैंने बताया आपको पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या चीज है भाई, थोड़ा सा आइए से देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? ये एक बॉडी होती है, ठीक है। एक ये बॉडी होती है या असेंबली होती है जो कि इलेक्टेड पीपल रिप्रेजेंटेटिव से होती है। मतलब कि एक बॉडी है, एक कमेटी है मान लीजिए, उसमें जो लोग हैं वो इलेक्टेड होंगे। किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे? वहां की कॉमन पीपल्स, वहां की सोसाइटी के द्वारा इलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्टेड होंगे तो ठीक है सर, समझ में आता है कि साहब इलेक्टेड लोग, चुने हुए लोगों की एक ये बॉडी है। तो ये बॉडी किस काम के लिए है? इस बॉडी का क्या पर्पस है? तो इनका, इस बॉडी का पर्पस होता है कि ये ड्राफ्ट करे, फ्रेम करे कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर कोई आपका एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है जिससे गवर्निंग बॉडी हो, उसके लिए। तो मतलब क्या हुआ इसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी है, असेंबली है इसकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि गैदर्ड या असेंबल्ड हुई है किस पर्पस से? ऑफ ड्राफ्टिंग और एडॉप्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए या एडॉप्ट करने के लिए एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या कि ये एक सेट होता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखे होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक और इंपॉर्टेंट नीड्स जो होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, कि किस फॉर्म में? एक स्ट्रक्चर्ड और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, टू गवर्न एन एरिया, बॉडी और कंट्री। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स ले लिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक पूरा मैनेजमेंट होगा कि कौन बंदा क्या काम करेगा, तो उसको भी एक आप कह सकते हो एक उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या पढ़ रहे हैं कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। किस चीज का? इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इन स्ट्रक्चर्ड और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, मतलब लिखा हुआ रूल्स रेगुलेशन हो, किस चीज के लिए? टू गवर्न एन एरिया, बॉडी और कंट्री, ठीक है। अब आइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए होना चाहिए? तो पहली चीज है फॉर एलोकेशन ऑफ पावर, कि ये जो गवर्निंग बॉडी है इसके अंदर किसके पास क्या पावर होगी, ठीक है। कौन लॉ बनाएगा, कौन लॉ को लागू कराएगा, कौन लोगों को जस्टिस देगा, ठीक है। तो ये सब एलोकेशन ऑफ पावर के लिए। पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस लिए चाहिए? एलोकेशन ऑफ पावर। दूसरी चीज टू डिटरमाइन गवर्निंग बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी होगी हमारे ऊपर वो कौन होगी। पहले तो भाई राजा महाराजा होते थे, उनका भी अपना होता था सब कुछ, के उनके भी अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे। बट ये क्या है? गवर्निंग बॉडी। अब राजा महाराजा या ब्रिटिशर्स तो हमारे ऊपर रूल करने नहीं वाले हैं, क्योंकि हम टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। तो गवर्निंग बॉडी जो होगी वो कौन होगी, कैसी होगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तीसरी चीज टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, जो यहाँ के भारत के उस टाइम के लोग थे उनकी एस्पिरेशंस के, उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको किस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ट्रैवल कर सकें, ट्रेड कर सकें, ठीक है, ताकि हम सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नेक्स्ट आपका लिमिटेशन ऑन गवर्निंग बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी है जैसे कि आपकी लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, आपका कोर्ट्स हो गए, तो ये जितनी भी गवर्निंग बॉडी हैं इनके ऊपर लिमिटेशंस कि इनका क्या क्या काम है। ऐसा नहीं है ना कि जो काम जैसे लेजिस्लेचर बॉडी है, लेजिस्लेचर वाले लॉ बनाएंगे बैठ के, तो ये थोड़ी है कि यदि वो एक गवर्निंग बॉडी है तो उसको एग्जीक्यूट भी वही करेंगे। तो ये लिमिटेशन हो गई कि वो खाली लॉ बना सकते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव वाले का काम है कि वो उन लॉ को लागू करा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है? मिनिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्निंग बॉडी, कि ये जो गवर्निंग बॉडी है कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया या लेजिस्लेचर हो गया, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो मिनिमम होना चाहिए।
अब ये क्यों बनाया गया? बेसिकली ये बनाया गया कि किसी के साथ भी मतलब अनजस्टिस ना हो, किसी के साथ भी गलत ना हो। मान लीजिए कि लॉ बना दिया, एक लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया, अब वो लॉ लोगों के हित में नहीं है, लोगों का उससे भला नहीं हो रहा, लोगों का उससे नुकसान हो रहा है, तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि सर ये लॉ गलत है, प्लीज इसमें इम्प्रूवमेंट करा जाए, ऐसे रिपील करा जाए। अब मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यदि वो लेजिस्लेचर्स के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन में होंगे, अच्छे टर्म्स में होंगे, तो वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, लोगों के हित में काम ही नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा कोऑर्डिनेशन लेजिस्लेचर से है तो लोगों को तो जस्टिस मिलेगा नहीं। तो इसलिए उसमें इनमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो, सबके काम डिफाइन हो और लिमिटेशंस भी डिफाइन हो, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया टू रेगुलेट द सोसाइटी इन बायस्ड वे। जो बात मैंने आपको बताई कि किसी के साथ भी गलत नहीं हो, पूरी कोशिश ये करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन से कि यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग यहाँ रेजिडेंट या सिटीजन्स हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, देखिए, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसे ही होता है हवा में, रिटन नहीं होता है तो मतलब मुंह से कह दिया किसी ने कि भाई इस मतलब जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ब्रिटेन का है, तो ब्रिटेन में ऐसा थोड़ी है कि आप फलाना बंदा वहां नहीं जाएगा, तो ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता। अनरिटन बोथ, ये रिटन और अनरिटन जो बोथ होते हैं ना, ये दोनों भी रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये रिटन फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है या ओनली वर्चुअल स्टेट में है, ऐसा नहीं, ये भी एक रिटन फॉर्म में होता है। तो सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो आइए देखते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके सेट रूल्स और रेगुलेशन है, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड होंगे। ऐसा नहीं कि आधे अलग होंगे या दो पार्ट्स में होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनरिटन में क्या होता है? वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट में होता है, मतलब कि जैसे ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1689 में बना था, ठीक है। तो उस टाइम कुछ प्रोविजंस थे, उसका उन्होंने बुकलेट बना दिया 20 पन्नों का कि आज से यहाँ पे ये प्रोविजंस लागू होंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, आने वाले 20 साल बाद, 50 साल बाद सोसाइटी में चेंजेस होने लगे, सोसाइटी के एस्पिरेशंस, नीड बढ़ने लगे, दिक्कतें आने लगी, तो उन्होंने नए नियम निकाले। फिर जो नए नियम निकाले उनको एक फिर से अलग 20 पन्नों में बना दिया। तो ऐसे करके वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी में रिटन में कि एग्जिस्टेंस जो होती है इसकी एक स्पेसिफिक डेट्स होती है, मतलब पहले बकायदा पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर डेट से लागू हो जाएगा कि आज से इस तारीख से इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। और अनरिटन में क्या होता है आपका? अनरिटन में जैसे मैंने आपको बताया कि 1869 में 20 लॉ बना दिए, उनको पास कर दिया कि भाई आज से ये कानून लागू होंगे, तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है डेट, ठीक है। एग्जिस्टेंस और जो है उसका फिक्स्ड नहीं है, वो क्योंकि अलग अलग फॉर्म में है, नीड के हिसाब से बन रहा है, तो ऐसे करके वो धीरे धीरे मतलब आता है। तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक वैरायटी ऑफ या मल्टीपल डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन और फ्रेम्ड बाय एन अथॉरिटी बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है, उसको फ्रेम या बनाने वाली एक पूरी ऑथराइज्ड बॉडी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम बताया मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कि वो उनका पर्पस होता है टू एडॉप्ट और फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे और या फिर एडॉप्ट करेंगे किसी कंट्री। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय एन अथॉरिटी, मतलब कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कौन सी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहीं अनरिटन में क्या होता है? कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, बस फ्रेम ये किसके द्वारा फ्रेम किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। जो वहां की पार्लियामेंट होती है वही उसको फ्रेम करती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी जिस कंट्री में होता है वहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब यहाँ की पार्लियामेंट जो है, जो कि लॉ बनाती है लोगों के लिए और लॉ पास करती है, वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, ठीक है। पार्लियामेंट का जो एग्जिस्टेंस है, पार्लियामेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, ठीक
ठीक है। तो देश के अंदर जितनी भी सुप्रीमेसी, कोई भी कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे होंगे वो कंडीशन वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे रिजॉल्व होगा, ठीक है। वहीं अनरिटन में क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। यहां क्या होता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की वजह से है। समझ रहे हैं ना कैसे, कि यहाँ जो भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पहले कौन एग्जिस्ट करा, पार्लियामेंट। मतलब जो यहाँ जहां पे भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से जन्मा है, पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन आया है। वहीं जैसे हमारा इंडिया में क्या है, इंडिया में जो हमारी पार्लियामेंट बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पार्लियामेंट बनी है, पार्लियामेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ठीक है। बाकी रिटन में आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड अदर्स लॉ। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं, लॉ हैं, वो अदर लॉज से डिफरेंट होते हैं। अदर लॉज कौन से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है कि पुलिस सिस्टम होना चाहिए, एक पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए जो शहरों में होगा और वहां पे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखेगा। तो उसके जो लॉज होंगे ना, पुलिस के जो धाराएं वगैरह लगती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग होंगे और अदर लॉ अलग होंगे। वहीं अनरिटन में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वही अदर लॉ है, मतलब वहां पे सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हो रहा है, ठीक है। रिटन में क्या होता है, अमेंडमेंट जो होता है वो रिजिड या फ्लेक्सिबल होता है, फिर रिजिड, फ्लेक्सिबल या बोथ होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर यदि कोई चेंजेस करने हैं तो वो रिजिड, मतलब कठिन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम अभी आगे पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, तो उन बेसिक स्ट्रक्चर्स को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो रिजिड और फ्लेक्सिबल बोथ है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो हाँ आप कर सकते हो, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो नहीं हो सकते तो आप उन्हें नहीं ही कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इधर अनरिटन में क्या होता है, अमेंडमेंट जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हर चीज आप इजीली चेंज कर सकते हो, कोई भी वहां बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। बाकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिटरी है और फेडरल बोथ होती है। मतलब जैसे यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां क्या होता है, वहां पावर जो होती है मेन प्रेसिडेंट के पास होती है, पूरी वहां जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब वहां भी लोगों ने, वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, एक पूरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को अलग है और सेंटर की कुछ अलग है। सेम ऐसे ही इंडिया में है, जैसे आपके कंकरेंट लिस्ट होती है, आपकी स्टेट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो यही सब लिस्ट होती है जिसमें आपके सेगमेंट्स या डिपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं या सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, जो मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे खाली स्टेट ही लॉ बना सकता है। ऐसे ही सेंट्रल के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे खाली सेंटर ही बना सकता है। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। और यहाँ क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटरी ही रहेगा, कि पार्लियामेंट जो वहां का क्राउन है उसी के पास सारी पावर है, स्टेट्स के पास वहां कोई पावर नहीं, ठीक है। तो ये था रिटन और अनरिटन में आपका क्या बोलते हैं डिफरेंस। इसको आप एक बार देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। रिटन जो होता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है, अनरिटन जो होता है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट में होता है। रिटन जो होता है वो आपका एक पर्टिकुलर डेट से एग्जिस्टेंस में आता है, अनरिटन जो होता है आपका जैसे जैसे बनता जाता है वैसे एग्जिस्टेंस में आता जाता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक ऑथराइज्ड बॉडी होनी चाहिए जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अनरिटन को फ्रेम करने के लिए कोई एक ऑथराइज्ड बॉडी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस जिस कंट्री में होगा वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, मतलब पार्लियामेंट एग्जिस्टेस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा होगा वहां क्या होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेस बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे यहाँ पे रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लॉ होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अमेंडमेंट्स अनरिटन में फ्लेक्सिबल होते हैं, रिटन वाले में रिजिड और फ्लेक्सिबल बोथ होते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन उधर यूनिटरी और फेडरल दोनों होता है, इधर पावर डिस्ट्रीब्यूशन खाली यूनिटरी होता है, ठीक है।
आपका नेक्स्ट 1787 में, ये थोड़े से एग्जांपल्स देख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बेसिकली आपको ये 5 कंट्री याद रखनी है जहां जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन कौन सी? पहली यूके। यूके कब है आपका? 1689 में यूके में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसका क्या नाम है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का? बिल ऑफ राइट। ठीक है। और बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इजराइल। ये 5 कंट्रीज हैं। इन 5 कंट्रीज में अनरिटन है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि कौन सा किस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या किसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैच द फॉलोइंग में भी वो आपको दे सकता है कि कंट्री के नाम दे दे। तो आपको ये 5 तो याद रखने हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल, न्यूजीलैंड और कनाडा और यूके। इन 5 में आप याद रखेंगे कि यहाँ तो अनरिटन है, बाकी कोई भी फंसता है तो आप उसको रिटन में डाल दीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही 1787 में यूएसए का बिल ऑफ राइट्स आया था। ठीक है। बाकी तो 26 नवंबर 1949 को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने एडॉप्ट करा, एनेक्ट करा। ठीक है। बाकी ये देख लीजिए, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इतने से ओवरव्यू से मैं आपको बताता हूँ। इस वाले पोर्शन से तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट वो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी आप ऐसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि दीवानी राइट्स किसने दिए, तो वो शाह आलम ने दिए। कब दिए? बैटल ऑफ बक्सर में दिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या चीज है, क्योंकि अभी हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, उसमें तो सब कुछ यही रहने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक बार और सुन लीजिए। ये एक सेट है, एक मतलब डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो सब लिखी हैं। किस लिए लिखी हैं? कि एक कंट्री है उसको गवर्न करने के लिए, वहां के लोगों को गवर्न करने के लिए उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमको? तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजों के लिए चाहिए। रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको अभी बताया 1689 में। बाकी ये सब मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसको देखिएगा। नाउ अब हम स्विच कर रहे हैं डायरेक्ट चैप्टर 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का, जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नाउ हम प्योरली लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मतलब टॉपिक्स जो है मैं वो आपको लक्ष्मीकांत के टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो पहला उसमें सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में अराउंड इससे 20-25 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या प्रोविजन थे, क्यों बना, क्या क्या था, ये सब आइए हम देखते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। तो सबसे पहले 1934 मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिख देता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। ये क्या है? 1934 में एमएन रॉय साहब, मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय सर जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया पुट करा, फर्स्ट टाइम आइडिया दिया किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए विद इंडियंस
एज मेंबर ओनली, विद इंडियंस एज मेंबर ओनली, के एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर खाली इंडियंस होने चाहिए, ठीक है, कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं होना चाहिए। 1935 में आपका आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये डिमांड किससे कर रहे थे, लाइए मैं इसको लिख ही देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हम डिमांड किससे कर रहे थे कि हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट से डिमांड कर रहे थे कि आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारे यहाँ जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब यहाँ से आपके सामने बहुत सारे नाम आने वाले हैं और मोस्टली आप फैमिलियर होंगे सबके नाम से, ठीक है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी के बिहाफ पे डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो बिल्कुल भी, और वो भी किस बेसिस पे होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, पहली चीज तो उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस, ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बनेगी, कि मतलब भारत के अंदर जितने भी एडल्ट हैं वो सब वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है लेक्चर के लिए, ब्लैक से ही कंटिन्यू करते हैं। तो 1940 में आपका ये जो डिमांड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट की गई। तो कब एक्सेप्ट की गई, अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में एक अगस्त ऑफर आया, अगस्त 1940 में एक अगस्त ऑफर आया, किसके द्वारा, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, उस टाइम के जो इंडिया के वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिनलिथ्व, इनका स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लॉर्ड लिनलिथ्व जो उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने अगस्त ऑफर के तहत डिमांड को हमारी एक्सेप्ट करा, क्योंकि इस टाइम बहुत आपका रिवॉल्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, रिवॉल्ट भी चल रहे थे इंडिया के अंदर। तो अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर के तहत, जो कि लॉर्ड लिनलिथ्व ने, जो कि वाइसरॉय थे, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो एक्सेप्ट की। बट इन्होंने उस टाइम क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं वहां पे उनसे बात करूंगा, आपके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखवाऊंगा, जिसमें आपकी डिमांड को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा कि आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, बट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, ठीक है। और इसमें मतलब इन्होंने प्रॉमिस करा था एक सिंपली कि इंडिया को उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा बनाने के लिए। तो 1940 में अगस्त ऑफर के तहत, तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बाय विच ऑफर द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड, कि ये फर्स्ट टाइम डिमांड हमारी पहली बार मानी गई थी। भाई यहाँ का जो मेन गवर्निंग बॉडी था ब्रिटिशर्स का, वो वाइसरॉय था। जब उसने कहा कि ठीक है हम आपकी बातों को मानते हैं, हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बात करेंगे और आपको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, तो ये पहली बार हमारी डिमांड 1940 में एक्सेप्ट की गई। तो मतलब आप ये देखिए कि 1934 में हमने पहली बार डिमांड करी थी, 6 साल लग गए हमारी डिमांड को बस हमारे यहाँ के वाइसरॉय को एक्सेप्ट करने में। अभी भी बनाने की उसने गारंटी नहीं दी है, उसने प्रॉमिस करा है बस कि मैं वहां जाके बात करूंगा और
बनवाऊंगा। फिर मार्च 1942 में आपका क्रिस्प मिशन इंडिया आता है। क्या आता है? क्रिस्प मिशन, क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। ये क्या चीज थी? तो एक ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मिनिस्टर थे आपके, उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया। किस चीज के लिए? फॉर द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी adopted after World War II, to be adopted after World War II। क्या ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, उसमें ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंगेज था। इधर इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहे थे, बड़े बड़े मूवमेंट चल रहे थे। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वहां के अपने कैबिनेट मिनिस्टर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उनको इंडिया भेजा एक प्रपोजल के साथ कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, जो कि एडॉप्ट होगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो क्रिस्प मिशन को आपका एक पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया। एक पोस्ट डेटेड चेक क्या मतलब? कि इसका क्रिटिसिज्म कह लीजिए, या ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, कि भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पता नहीं वर्ल्ड वॉर खत्म कब होगा, उसके बाद कब आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाजत देंगे, पता चला आप मुकर गए, आप बनाने की इजाजत देंगे भी या नहीं देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? रिजेक्ट किया गया। क्रिस्प मिशन बाय रिजेक्टेड। किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। यहाँ पे आईएनसी थी, मुस्लिम लीग थी, इन्होंने क्रिस्प मिशन को हम लोगों ने बॉयकॉट करा, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपका 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये क्या था कैबिनेट मिशन प्लान? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने फाइनली ये एक्सेप्ट करा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इंडिया के लिए, जिसमें आपको क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो सब मैं आपको पॉइंट्स अभी बताने वाला हूं। तो इसमें बेसिकली हमको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज तो पॉइंट्स पे, प्रोविजंस पे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग ब्रिटेन की पार्लियामेंट से इंडिया आए। कौन कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और आपके एवी अलेक्जेंडर। ये आपका 3 मेंबर की एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान का मेंबर कौन था या कौन नहीं था, या इसका चेयरमैन कौन था। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया, जिसमें 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब इसमें आपका कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या बात थी? ये भी एक प्रपोजल था। ये क्या था? ये भी एक प्रपोजल था। किस चीज का? ये भी एक प्रपोजल था फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए था आपका डोमिनियन स्टेटस था इसमें, इसमें नहीं था। ये मतलब ये समझिए आप, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान एक प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया के लिए बनेगी वो कैसे बनेगी और उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे। तो आइए इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं। इसमें हमको 5 बातें याद रखनी है। पहली कि टोटल सीट्स जो होंगी,
टोटल सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी वो कितनी होंगी आपकी 389। मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसके अंदर कितने मेंबर्स बैठेंगे 389, जिसमें से 296 और 93, 296 आपकी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट्स की होंगी, ठीक है, और 93 आपकी प्रिंसली स्टेट की होंगी। किसकी होंगी? प्रिंसली स्टेट्स की होंगी। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी की होंगी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की होंगी। इन 296 में से भी 292 जो होंगी वो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी की होंगी और बाकी आपकी 4 जो होंगी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगी। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या था? जस्ट लाइक यूटी, जैसे आज हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज होती हैं, सेम ऐसे ही 4 जो वो होंगी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस की होंगी। तो ये कौन सी होती है? इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी उस टाइम पे, जो कि डायरेक्ट, जिन पे आपका डायरेक्ट रूल था, मतलब सेंट्रल का रूल था। तो 4 सीट्स उसकी होंगी, 292 सीट जो होंगी वो ब्रिटिश इंडिया आपकी 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 11 गवर्नर ब्रिटिश प्रोविंसेस की होंगी, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस की होंगी, ठीक है। टोटल सीट्स मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? हर सीट, एवरी सीट is allotted among 1 million population। क्या भाई के जो 389 सीट्स हैं तो हर सीट जो होगी, एक सीट वो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे होगी, मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट दी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? तो नेक्स्ट प्रोविजन था आपका सीट अलॉटेड अमंग 3 कम्युनिटीज। सीट अलॉटेड अमंग 3 कम्युनिटीज, मतलब अभी बताता हूं आपको कौन कौन सी थी वो 3 कम्युनिटीज। सिख, मुस्लिम एंड जनरल। सिख, मुस्लिम एंड जनरल। तो क्या ये जो इलेक्शन होगा, जो ये लोग इलेक्ट होंगे वो 3 कम्युनिटीज से इलेक्ट होंगे, सिख, मुस्लिम और जनरल, ठीक है। चौथा प्रोविजन क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो मेंबर होंगे ऑफ ईच कम्युनिटी आर इलेक्टेड बाय members of that community only, by members of that community only। मतलब ये आपको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वहां पे स्पेशल आपका सेपरेट इलेक्ट्रोड का प्रोविजन आया था। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड में क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे उनका लीडर एक मुस्लिम ही होगा और उनको मुस्लिम लीडर को वोट भी वही करेंगे, खाली मुस्लिम लोग करेंगे। ऐसे ही सिख लोगों का एक लीडर जो होगा वो सिख ही होगा और उसका वोटिंग भी जो होगी वो खाली सिख लोग ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन इसका क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर नॉमिनेटेड by the head of princely state। जितनी भी राजघराने होंगे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनकी जो ये 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए हमने सीट रखी है, उनका जो मेंबर होगा वो नॉमिनेटेड होगा। मतलब प्रिंसली स्टेट्स जहां भी हैं, जहां भी राजा महाराजा का रूल है, वहां पे इलेक्शन नहीं होगा। वहां से जो प्रिंसली स्टेट्स में जो हेड होगा, जो राजा होगा, वो एक आदमी को नॉमिनेट कर देगा अपने यहाँ और वही नॉमिनेटेड पर्सन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपने एक प्रोविजन पढ़ा कि नॉमिनेटेड होगा और ये इलेक्टेड होगा बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, तो इससे एक चीज आपको पता चलती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इज बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मतलब जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये किसके थ्रू था? थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोड। इन्होंने इसको क्या दिया था? थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये क्या था? ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया कि मुस्लिम लोगों का लीडर मुस्लिम ही होगा। ठीक है, बाकी कैबिनेट मिशन प्लान में ये देखा आपने, ये बातें पूछी जाती हैं कि एग्जाम्स में कि जो सीट थी वो कितनी पॉपुलेशन के अमंग दी गई थी। एक सीट तो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे दी गई थी। टोटल सीट्स जो थी वो कितनी थी? तो 389 थी। उसमें से आपकी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी कितनी थी? तो 296 थी। आपसे ये भी पूछ लेता है, आप हायर लेवल के एग्जाम्स में जाएंगे यूपीएससी वगैरह में या स्टेट पीसीएस के में, कि चार चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी वो कौन कौन सी थी, या इनमें से कौन सी नहीं थी? तो आपकी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। फिर अभी हम कहाँ तक आ गए हैं? मार्च 1946 तक। आगे की कहानी को आइए हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमने अभी पढ़ा कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ये इलेक्शंस कैसे हुए थे? तो क्या ये इलेक्शंस यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पे हुए थे? नहीं। कैसे हुए थे कि जो सिटीजन्स थे, ठीक है, जिनमें से ऑल ओवर जितने भी लोग रेजिडेंस या सिटीजन थे इंडिया में, सबको वोटिंग राइट नहीं था। खाली 10% लोगों को वोटिंग राइट था। कि मतलब वो भी किस बेसिस पे? जो बहुत ज्यादा जमींदार हो गया, पैसे वाला हो गया, उसको था। कोई गवर्निंग बॉडी या गवर्नमेंट में काम करता था, उसको दे दिया। ठीक है, कोई एजुकेटेड था, ग्रेजुएट्स थे, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए। तो ऐसे करके ओवरऑल 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिला हुआ था। तो वो वोट करेंगे, वो वोट करने के बाद एमएलए बनेगा। ठीक है, फिर वो एमएलए जो होंगे वो वोट करेंगे आपस में, और मेंबर्स इलेक्ट किए होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो रिप्रेजेंट करेंगे पूरी ऑल ओवर पॉपुलेशन के बिहाफ पे। ठीक है, तो इलेक्शंस कैसे हुए थे? तो इलेक्शंस ऐसे हुए थे कि सबसे पहले सिटीजन्स ने वोट करा, उसमें से एमएलए बने। फिर उन एमएलए ने आपस में एक दूसरे के लिए वोट करा कि कौन कौन असेंबली में जाएगा। तो फिर वहां से 389 आपका जो इलेक्शन हुआ था वो 296 सीट्स के लिए हुआ था। 389 सीट्स थी ना, तो 93 तो आपकी नॉमिनेटेड थी, वो प्रिंसली स्टेट्स की थी जो कि नॉमिनेटेड थी। तो बची हुई 296 आपकी सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का रिजल्ट आया अगस्त में। तो इलेक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। 208 सीटें आईएनसी ने जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी मेजोरिटी के साथ। आपकी अराउंड 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। इसको कंफर्म कर देता हूँ मैं एक बार, ये आपसे वैसे तो पूछेगा नहीं, हाँ सही है। और 15 इंडिपेंडेंट थी, 15 इंडिपेंडेंट लोगों ने इलेक्शन। तो ये 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ और ये उस इलेक्शन का रिजल्ट था। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपका 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। ठीक है,
इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है सब कुछ आपको अभी धीरे धीरे करके पता चलेगा, बट एक ये टेम्परेरी गवर्नमेंट थी एक तरीके से कहिए, जो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। फिर इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। अंडर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस बिहाफ पे बनी थी, क्या किसके प्रोविजंस की बनी थी, तो हमने अभी पढ़ा कैबिनेट मिशन प्लान की प्रोविजंस पे बनी थी कि भाई टोटल 389 सीट्स होनी चाहिए आपका। टोटल हर सीट जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे मिलेगी। सीट्स जो है वो 3 कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, सिख, मुस्लिम, जनरल, और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ईच कम्युनिटी का वो इलेक्टेड होगा बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी ओनली। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के बिहाफ पे बनी या किस प्लान के तहत बनी, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, नवंबर 1946 में आपकी तैयार हुई। अब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है, कहाँ हुई, एट कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। एट कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, वहां पे ये आपकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग को दिस मीटिंग वाज बॉयकॉट बाय मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक चीज और, हाँ, ये जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, उस टाइम पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, उनकी एक डिमांड थी कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए, यहाँ पे 2 देश बनने चाहिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बनना चाहिए। ये उनकी डिमांड बहुत टाइम पहले से चली आ रही थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो आपका कैबिनेट मिशन प्लान को भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद आपकी जब ये पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल पे, तो इसमें भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं आए, नहीं पहुंचे, ना प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर पहुंचे। ठीक है, तो कितने मेंबर पहुंचे, तो 211 मेंबर प्रेजेंट थे। कितने मेंबर प्रेजेंट थे, 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। इस दिन क्या काम हुआ, तो इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट। टेम्परेरी प्रेसिडेंट इनको बनाया गया किस चीज का, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। तो क्यों बनाया हमने इनको, इलेक्ट किया ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिस। ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। तो फ्रेंच प्रैक्टिस में क्या होता था, ओल्डेस्ट मेंबर जो होता था असेंबली का, ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। जो फ्रांस में आपका क्या होता था, असेंबली में जो भी सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसको प्रेसिडेंट बना देते थे। तो हमने उसी चीज को फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, जो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946। इस दिन हमने क्या करा, एक सेकेंड रुकिएगा। इस दिन हमने क्या करा, तो इस दिन हमने सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया।
परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा, अब हमने परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्ट करा, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 2 हमने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए, 2 वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कौन कौन थे, पहले थे आपके एच.सी. मुखर्जी जी, एच.सी. मुखर्जी जी, इनका पूरा नाम क्या था, हरेंद्र कोमर मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट और आपके दूसरे कौन थे, वी.टी. कृष्णम्माचारी, वी.टी. कृष्णम्माचारी, आपका इनका पूरा नाम था वेनेगाल, एक सेकंड में चेक करता हूं, वेंगर त्रिवेंद्र कृष्णम्माचारी, ठीक है। आप एक बार सबके, जैसे मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एस.सी. मुखर्जी, तो मेरे को पता है इनका पूरा नाम है हरेंद्र मुखर्जी। आप एक बार जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो इनके पूरे नाम जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शन में मान लीजिए दे रखा है कि कौन आपका वाइस प्रेसिडेंट था, नहीं था, तो उसमें लिखा है हरेंद्र मुखर्जी और आपने याद करा एच.सी. मुखर्जी, तो वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, इसीलिए सारे नाम को सबको पूरा पूरा देख लीजिएगा। और हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इलेक्ट करा, किसको, सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। ये कौन थे आपके, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पहले सीजेआई थे हमारे बी.एन. राव साहब, ठीक है। इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इलेक्ट किया। बस हमने 11 दिसंबर की मीटिंग में यही 3 काम किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 13 दिसंबर 1946, थर्ड मीटिंग हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो क्या हमें बहुत सारी सर ऐसे मीटिंग पढ़नी है, नहीं, बहुत कम है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से है, तो देखिएगा। तो इस दिन क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। क्या करा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। मूव्ड लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू मूव्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था आपका, वो यूनानिमसली मतलब बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट कर लिया गया। कब एक्सेप्ट कर लिया गया, 22 जनवरी 1947। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको बिना किसी विरोध के 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करा था और किस दिन ये एक्सेप्ट करा था। एग्जाम के डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 8 बातें थी इनमें, वो आप एक बार बुक जरूर पढ़िएगा। यही नहीं कि आप खाली लेक्चर देख रहे हैं आप सब कुछ ठीक है, बट एक बार आपको बुक जरूर रीड करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत की जो थोड़ी लैंग्वेज है, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, थोड़ा सा एडवोकेट्स वाली लैंग्वेज है, तो उसको कभी कभी हम लोग ना गलत इंटरप्ट कर जाते हैं। तो इसलिए एक बार बुक को जरूर रीड करिएगा। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जैसे मैं नहीं बताने वाला हूँ, वैसे तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स थे मैं आपको ये भी अभी बता रहा हूँ, बट ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपली डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपके 8 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था आपका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिक्लेयर किया जाता है एक सोलमनी रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है। कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको हम सोवरेन इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं कि भाई ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अब हमारी असेंबली जो है वो काम करेगी। दूसरी चीज क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी स्टेट्स, मतलब जो जितनी भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज हैं और जो अदर स्टेट्स हैं और आपके जितने भी ऐसे एरियाज हैं जो चाहते हैं इंडिया के अंदर शामिल होना, तो इंडिया जो होगा विल बी अ यूनियन ऑफ ऑल होगा।
ठीक है, मतलब जितने भी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज होंगी, अदर स्टेट्स होंगी, और जो जो जगह होंगी जो इंडिया में शामिल होना चाहती हैं, तो इंडिया जो होगा वो उन सबका एक यूनियन होगा। तीसरी बात इसमें क्या कही गई कि जो सेड टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी होगी इंडिया की, उसकी बाउंड्री जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी। अभी मतलब उस टाइम पे तो ये कहा गया कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिटरमाइन करेगी कि जो टेरिटरी होगी इंडिया की उसकी बाउंड्री क्या होगी, और उसी में ये भी लिखा गया कि लेटर इट वाज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या पार्लियामेंट कह लीजिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से होगी। चौथा पॉइंट इसमें क्या था कि जितनी भी पावर है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, जो अथॉरिटी बनी है, जो गवर्निंग बॉडी बनी है, इसको जितनी भी पावर है वो किससे मिली है? थ्रू द पीपल्स। जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं इंडिया में रहने वाले, ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्निंग बॉडीज बन रही हैं, इनको पावर किससे मिली है? डायरेक्ट यहाँ के लोगों से मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि टू सिक्योर पीपल ऑफ इंडिया सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, कि भाई यहाँ के लोगों को हम सोशली इकोनॉमिकली जस्टिस देंगे और सबको इक्वल स्टेटस देंगे, तो मतलब सब अच्छी ही बातें लिखी थी उसमें। बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि हम एडिक्वेट सेफगार्ड्स देंगे माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज को, कि जितने भी इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लासेस होंगी, आपकी माइनॉरिटीज होंगी और ट्राइबल एरियाज होंगे, उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज, उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इट्स लैंड एयर वाटर, के यहाँ पे जितना भी हमारे इंडिया के अंदर लैंड होगा उसकी इंटीग्रिटी को हम बनाए रखेंगे, उसको अच्छी तरीके से रखेंगे, ठीक है, यही सब थी। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या था कि ये जो एंशिएंट लैंड है, ये जो हमारा भारत देश है, एंशिएंट लैंड है, इसको हम इतनी अच्छी से, इतनी सफलता से, इतना मन लगा के इस पे काम करेंगे कि इसको अपना एक राइटफुल प्लेस मिल सके दुनिया में। मतलब हमारा जो भारत देश है वो दुनिया में सभी देशों के सामने उसको अपना एक राइटफुल प्लेस मिल सके। तो ये सब बातें जो थी वो मैंने आपको बताई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की, कि उनमें क्या क्या लिखा था। एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ने को इसको आपके लिए क्यों कह रहा हूँ कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट, तो उसमें वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये वाला ये जो आपका द एंशिएंट लैंड विल ऑब्टेन इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, ये वाला पॉइंट डाल देता है वो कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। तो एक बार बस इस पे नजर मान लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के पॉइंट थे क्या। तो हम कहां तक पहुंचे? नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। किसके तहत बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। कहां पे हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल दिल्ली में हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने इसको बाइकआउट करा। कितने मेंबर प्रेजेंट थे पहले दिन? तो 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को हमने इलेक्ट करा टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड मीटिंग कब हुई? तो वो हुई आपकी 11 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को हमने क्या करा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करा। किसके तहत? फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत। उसमें क्या होता था? जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था असेंबली का, उसको हम एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते थे। और क्या करा उस दिन हमने 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करे। कौन कौन? पहले थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कौर मुखर्जी, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचार्य। नेक्स्ट आपकी तीसरी मीटिंग कब हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन हमने क्या करा? जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा। उसके अंदर क्या क्या बातें थी वो मैंने आपको सब भी बताई। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली कब एक्सेप्ट किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट करा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली के अंदर सारी ही बड़ी बड़ी हस्तियां थी उस टाइम की, जो भी आपके इंडिया के अंदर लीडर्स थे, एक्सेप्ट एम.के. गांधी,
मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। इनको छोड़ के भारत की सभी, इंडिया की हमारे सभी लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के मेंबर थे, बट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। माउंटबेटन प्लान क्या था? तो माउंटबेटन प्लान, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे यहाँ के मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो एक अलग ही देश की डिमांड कर रही थी कि एक अलग कंट्री बननी चाहिए मुस्लिम लोगों के लिए। तो इसको इसलिए माउंटबेटन प्लान आया। ये कहाँ से आया? तो ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा आया। इसमें क्या क्या था? इसमें इन्होंने 3 बातें कही कि आपका एक तो जो इंडिया जो कंट्री बनाई जाएगी वो अब एक नहीं 2 देश बनाए जाएंगे, 2 डिफरेंट कंट्री बनाई जाएंगी, जिसके लिए 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएंगी, ठीक है। और भारत का जो विभाजन होगा, जो इंडिया का सेपरेशन होगा, उसमें 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करा गया 3 जून 1947 को, जब ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया कि अब एक नहीं 2 कंट्रीज बनेंगी। तो जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी जो थी इंडिया की वो अब पाकिस्तान में जाने वाली थी। तो क्या क्या चेंजेस आए? क्या क्या चेंजेस आए आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। तो पहला चेंज तो क्या आया कि आपकी जो सीट्स थी जो कि पहले 389 थी, जो पहले 389 सीट्स थी, वो अब 299 रह गई, ठीक है। और 299 में से भी जो आपकी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज थी, वो आपकी 70 आपकी प्रिंसली रह गई। और एक सेकंड में कंफर्म करता हूं, 299 सीट्स रह गई, जिसमें से 229 आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिटरी की सीट्स रह गई और बाकी आपकी 70 प्रिंसली स्टेट्स की सीट रह गई, ठीक है। दूसरा क्या चेंज आया कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक कंप्लीट सोवरेन बॉडी बना दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम सोवरेन बॉडी। सोवरेन क्या मतलब होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई वो। अब ब्रिटिशर्स का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका चेंज आया इसमें? तो असेंबली को अब 2 डिफरेंट काम सौंपे गए। 2 डिफरेंट वर्क्स आर अलॉटेड टू द असेंबली। क्या क्या? पहला तो के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम हो गया? एक तो के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो, दूसरा अदर लॉज, मेकिंग ऑफ अदर लॉज और एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज। जितने भी ऑर्डिनरी लॉज होंगे कंट्री को चलाने के लिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, तो उसको चेयर कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। कौन चेयर करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। और जब भी ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए बनती थी, तो जीवी मावलंकर साहब चेयर करते थे। जीवी मावलंकर, ये आपके फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। ओके। तो क्या क्या चेंजेस आए माउंटबेटन प्लान आने के बाद? 3 चेंजेस आए। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल सीट्स 389 थी, वो अब 299 रह गई, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी की 229 सीट्स होंगी, प्रिंसली स्टेट्स की 70 होंगी। जो पहले कितनी थी? पहले 90 थी। ये पहले कितनी थी आपकी? 389 में से आपका
ये पहले कितना था, ये था आपका 296, जो पहले ये पहले कितना था 296, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज की थी और बाकी 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर की थी। ठीक है, दूसरा क्या चेंज आया कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कंप्लीट सॉवरेन बॉडी हो गई। अब इसके में ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या चेंज आया इसमें कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 काम सौंप दिए गए। पहला तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इस काम के लिए असेंबली बैठती थी तो कौन प्रेसिडेंट या कौन चेयरपर्सन रहता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, जब ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो कौन चेयर करता था, तो जीवी मावलंकर साहब चेयर करते थे। ये आपके पहले स्पीकर भी थे लोकसभा के। ठीक है, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। बाकी काम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे क्या क्या करा। तो 22 जुलाई 1947 माउंटबेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या करा, हमने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग। अडॉप्टेड असेंबली, हमने नहीं असेंबली ने अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन करा था, तो नेशनल फ्लैग को डिजाइन करा था आपका क्या नाम था, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ये थे आपके। इन्होंने आपका इसका प्रोपोर्शन क्या था, तो नेशनल फ्लैग का प्रोपोर्शन था 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या काम करे, तो आपका 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ये डेट्स पूछी जाती हैं, हाँ सर पूछी जाती हैं ये डेट्स हमको माइंड में बिठानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे। तो कौन कौन थे मेंबर्स, आइए देखते हैं। तो पहले थे आपके B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, ये आपके चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे आपके N. गोपाल स्वामी अय्यर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. माधवन राव, T.T. कृष्णम्माचारी और सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह। तो N. माधवन राव जो थे, इन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मिटर साहब को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, इन्होंने B.L. मिटर साहब को रिप्लेस किया था। और T.T. कृष्णम्माचारी जी ने D.P. खेतान को रिप्लेस किया था। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाकी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर नहीं था, तो उसके लिए आपको बाय टेस्ट बाय हैंड ये याद होना चाहिए। तो 7 मेंबर्स कौन कौन से थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधवन राव और T.T. कृष्णम्माचारी। डोंट कंफ्यूज विद B.T. कृष्णम्माचारी जो कि हमारे आपके सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी से थोड़ी बातें। ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन के लिए बैठी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेट फॉर 141 डेज।
ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन बैठी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट 141 डेज बैठी, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिन के लिए बैठी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिन के लिए बैठी? सेट फॉर, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए बैठी? 2 साल 11 महीने 18 दिन। एक बार यूपीएससी ने सीएसई में एक क्वेश्चन पूछा कि फॉर हाउ मेनी डेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट, तो उसमें उन्होंने एग्जैक्ट डेट दे रखी थी। तो बच्चों ने वहां टोटल किया कि 2 साल 365 आपके 11 महीने और जोड़े, ऐसे डेट्स जोड़ जाड़ के तो बच्चों ने आंसर मारा। बट क्या था, बच्चों ने चेक नहीं करा कि भाई ये कब से बैठी थी, कब बनी थी? नवंबर 1946 से बनी थी। तो उसके बाद उसमें एक लीप ईयर पड़ रहा था, तो एक दिन वहां पे वो काउंट नहीं करा, तो ज्यादातर लोगों का आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी क्या हुआ, तो कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? तो 64 लाख का खर्चा आया, ठीक है। आपका कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने गो थ्रू करा, कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने गो थ्रू करा। नेक्स्ट आपका पहला ड्राफ्ट कब, फर्स्ट ड्राफ्ट आपका कब आया कॉन्स्टिट्यूशन का? फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया आपका? फर्स्ट ड्राफ्ट आया आपका फरवरी 1948 में, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट कब आया आपका? तो फाइनल ड्राफ्ट आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नवंबर 1948 में, ठीक है। ये था ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। नाउ मूव करते हैं हम आगे। अराउंड भी 20 मिनट्स का और ये सेशन बचा है, बट इसमें हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना के खत्म कर देंगे आज, ठीक है। हम कहां तक पहुंच गए हैं अभी हम ड्राफ्टिंग कमेटी तक पहुंच गए हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या क्या काम करे, या और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने दिन के लिए बैठी, कितने दिन के लिए नहीं बैठी, ठीक है। लाइए चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम। 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ? तो जब मैंने आपको याद हो रिटन एंड रिटन पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे डेट लिखी थी। तो इस दिन हमने क्या करा? इस दिन हमने एडॉप्ट और एनेक्ट करा। किस चीज को? कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया कि ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। टोटल 15 आर्टिकल, जब हमने इसको एडॉप्ट करा तो इसमें क्या क्या था? तो इसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, आपका 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे, ठीक है। एक प्रियम्बल और था इसमें, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी, छोटी छोटी बातें इनको याद रखिएगा, ठीक है। और हमने इसको एडॉप्ट करा तो आज के दिन से 26 नवंबर 1949 के दिन से टोटल 15 आर्टिकल्स आपके एनेक्ट कर दिए गए थे, या फिर टोटल 15 आर्टिकल्स आपके लागू हो गए थे, आप कह सकते हैं, ठीक है। came into force। इन 15 आर्टिकल्स में 4 बातें याद रखिएगा। सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, आपका टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये 4 चीजें और लागू हो गई थी। ये
टोटल 15 आर्टिकल हुए थे, बट ये 4 आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, हाई लेवल एग्जाम्स में, कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रोविजंस फोर्स में या लागू हो गए थे। तो सिटीजनशिप लागू हो गई थी, इलेक्शन लागू हो गया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट लागू हो गई थी आपकी, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस लागू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो उसी दिन इसके बाद क्या हुआ, बाकी प्रोविजंस क्यों नहीं लागू हुए या कब से लागू हुए? तो बाकी प्रोविजन लागू हुए हमारे 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, जिस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो इसी दिन से क्यों नहीं करा या इस दिन से क्यों करा? तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूं कि 1929 में 31 दिसंबर के दिन रावी नदी के किनारे क्या था, 1929 में लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी हुआ था। हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, एक बड़ी मीटिंग होती थी, तो वो 1929 की लाहौर में हुई थी। तो उस सेशन में आईएनसी ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हम पूर्ण स्वराज मांगते हैं, ठीक है, हम टोटल इंडिपेंडेंस मांगते हैं ब्रिटिशर से। तो उस दिन लाहौर सेशन में उस दिन क्या हुआ था, उस दिन लाहौर सेशन नहीं था, आपका 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर सेशन के रेजोल्यूशन को फॉलो करते हुए आपका इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, फहराया था रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें छोटी सी कहानी बस ये याद, और उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले महीना जो 1930 का जनवरी होगा, उसके आखिरी संडे को हम अपना पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे, टोटल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को आपका जो जनवरी का महीना था 1930 का, उसमें जो फोर्थ संडे था वो 26 तारीख का था। तो 26 जनवरी 1950 का हमने वेट करा कि 26 जनवरी 1950 से हम अपने आप को टोटल सोवरेन मानेंगे, और इसीलिए बाकी बचे हुए प्रोविजंस आपके 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, और इसको आपको कहा जाता है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब पूरी तरीके से लागू होना, और एनफोर्समेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन की, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। मैंने आपको सब बताया ये सब, ठीक है। बाकी इसमें चलिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं कि क्यों मनाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन को फॉलो करते हुए, लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी को फॉलो करते हुए पूर्ण स्वराज की डिमांड, पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड, ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू हॉइस्टेड नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका झंडा फहराया लाहौर सेशन को फॉलो करते हुए। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करे। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम करे। तो पहला इन्होंने करा रैटिफिकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, रैटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कब? मई 1949 को। ये क्या था, देखिए
जैसे हमारा इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, ऐसे बहुत सारी और कंट्रीज थी जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था या जहां पे अब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने एक कॉमनवेल्थ नेशन निकाला कि हाँ एक यूनियन बनाएंगे हम कॉमनवेल्थ नेशन नाम से, जिसमें सारी ये ब्रिटिश की टेरिटरीज होंगी। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब ली? तो मई 1949 में ली। ठीक है, और क्या काम करा हमने? 24 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे मनाने से 2 दिन पहले हमने 3 काम और करे। तो हमने क्या क्या काम करे वो? तो पहला तो था हमने एडॉप्ट किया नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेशनल एंथम कौन सा है? तो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। दूसरी चीज क्या थी? तो हमने दूसरा चीज एडॉप्ट किया था उस दिन नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? तो नेशनल सॉन्ग है हमारा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, बंकिम, वंदे मातरम जो है मेरे माइंड से स्किप हो गया, आई एम सॉरी। तो आपका नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते स्किप हो जाता है, कोई नहीं। नेक्स्ट हमने क्या करा? हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने इलेक्ट करा एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट करा। तो ये बाकी और कुछ काम थे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करे। नाउ मूव करते हैं हम आगे। थोड़ा सा जनरल बातें बस बची हैं और थोड़ी सी कमेटीज बची हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कौन कौन सी कमेटीज बनी, कौन कौन सा काम हुआ। तो आइए देखते हैं उसको, और इस सेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बना के खत्म करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना दिया पूरा, सब कुछ देख लिया कि कब से हुआ, क्या हुआ। थोड़ा सा उस बीच में जो काम हुए वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्या था? एलिफेंट था। क्या था? एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी कौन था? तो HVR अयंगर। HVR अयंगर साहब थे हमारे सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? तो चीफ ड्राफ्टमैन थे SN मुखर्जी साहब। SN मुखर्जी साहब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका इंग्लिश कैलीग्राफी। इंग्लिश कैलीग्राफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कैलीग्राफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक जो बना था वो किसने लिखा था? ठीक है, इंग्लिश में किसने लिखा था? तो इंग्लिश में उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। थोड़ा बड़ा सा नाम है इनको, बट याद करना पड़ेगा। हिंदी कैलीग्राफी किसने करी थी? हिंदी कैलीग्राफी करी थी आपके वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य ने करी थी। हाँ, ये जो इंग्लिश कैलीग्राफी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इटैलिक फॉर्म में थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इटैलिक फॉर्म में लिखा गया था पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं भाई, बुक्स में दिया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्यूटिफिकेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, ब्यूटिफिकेशन एंड ऑर्नामेंटेशन ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो पहली कॉपी बनी थी, उसको सजाया सुजुया किसने था उसको, ठीक है, उस तो ये किसने करा था, तो ये थे आपके नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस, ठीक है, एंड बेओहर राम मनोहर, ठीक है, इन दो लोगों ने मनोहर, ठीक है, इन दो लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफिकेशन किया था। अब आपका ब्यूटिफिकेशन एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ प्रीएम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है उसको किसने सजाया सजाया था, तो वो आपके यही आ गए, कौन, बेओहर राम मनोहर सिन्हा, इनका पूरा नाम है सिन्हा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी बी आर अम्बेडकर जो जी थे आपके, बी आर अम्बेडकर जी, उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको लॉ मिनिस्टर कहा जाता है, उनको लॉ मिनिस्टर कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्या, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड थी। इनको देखिएगा कि असेंबली का सिंबल क्या था, तो एलिफेंट था, सेक्रेटरी कौन था असेंबली का, HBR अयंगर थे, आपका चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, तो SN मुखर्जी थे, आपका इंग्लिश कैलीग्राफी किसने करी, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने करी, हिंदी कैलीग्राफी किसने करी, तो बसंत कृष्ण वैद्या ने करी, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने करा, तो नंदलाल बोस जी ने करा, बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी ने करा, प्रीएम्बल का ब्यूटिफिकेशन किसने करा, तो ये आपके बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी ने करा, बी आर अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर भी कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का। कुछ कमेटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिफरेंट काम्स के लिए, तो हमको बहुत सारी असेंबलीज बनी थी, बट कुछ इंपॉर्टेंट वन है जिनको हमें देखना है। आइए कैरी ऑन करते हैं इसको आगे। सॉरी, तो हेडिंग दे देते हैं इसको, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन कौन सी कमेटीज बनी थी, तो सबसे पहली इसमें देखिए दो तरीके की कमिटीज बनी थी, कुछ थी मेजर कमिटीज और कुछ थी माइनर कमिटीज। हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये मेजर कमेटी थी या माइनर कमेटी थी, हाँ आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये कमेटी का चेयरमैन कौन था, ठीक है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। टोटल 7-8 हैं जो हमको देखनी है, तो चलिए पहले देखते हैं। तो पहली आते हैं यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है। तीसरी आपकी स्टेट कमेटी, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ लिख दी हैं। इन तीनों कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, तो इन तीनों कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसको आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से याद करिएगा, आपको अच्छे से याद होगा कि एक तो इसमें यूनियन कीवर्ड लिख लीजिए कि जिसमें भी यूनियन है कभी पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू थे उसके चेयरमैन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करिएगा, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू।
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी का चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी कमेटी थी? तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, ऐसे करके इनको याद करिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग के बाद आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टाफ कमेटी, स्टाफ कमेटी, ठीक है। और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो इन चारों कमेटी, पांचों कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं, तो इधर लिख लेते हैं आपका प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और आपकी एक और ले लीजिएगा इसमें, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इन दो का इन दो कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप एक और इसमें जोड़ लीजिएगा नाम, नहीं ये इसका मैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, इस पूरी कमेटी का नाम ये था, ठीक है। तो इसके अंदर कौन थे? सरदार, इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट माइनॉरिटी सब, या पहले आ जाइए फंडामेंटल राइट सब कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। इसका चेयरपर्सन कौन था? तो इसके थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आपका माइनॉरिटी सब कमेटी किसके पास थी? माइनॉरिटीज सब कमेटी, ये किसके पास थी? तो ये थी आपकी एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जी के पास थी। नेक्स्ट आपका आ जाइए कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन को देखने के लिए। तो ये किसके पास थी? इसके चेयरमैन थे जी.बी. मावलांकर, जो कि कौन थे हमारे, जब ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो उसको चेयरपर्सन थे, पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे यही, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउस कमेटी किसके पास थी? तो हाउस कमेटी थी आपकी बी पत्ताभी सीतारमैया, बी पत्ताभी सीतारमैया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी? तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी। ये किसके पास थी? तो ये थी एस.के. धार साहब के पास, किसके पास थी? एस.के. धार। और ये एक आपकी लास्ट कमेटी है, ये है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो ये किसके पास थी आपकी? ये थी डॉक्टर के.एम. मुंशी जी, सॉरी डॉक्टर के.एम. मुंशी जी के पास थी। तो ये कुछ कमेटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे, ठीक है। एक चीज मेरे को याद आई, उसको आप और नोट कर लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कितने सेशंस के लिए बैठी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने कितने सेशन कंडक्ट करे? तो उसने 11 सेशन पूरे कंडक्ट करे। एक स्पेशल सेशन भी हुआ था, कब?
24 जनवरी को, जिस दिन हमने आपका नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया था, उस दिन एक स्पेशल सेशन करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बाकी इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशंस के लिए बैठी थी। बाकी ये जो हमने कमेटीज पढ़ी हैं, तो इनको आप लक्ष्मीकांत में जाएंगे तो आपको, और ये मेरे ख्याल से 3 6 2 8 2 10, ये आपकी 15-16 कमेटीज मैंने यहाँ लिखी हैं। जब आप लक्ष्मीकांत से गो थ्रू करेंगे तो आपको अराउंड 30 कमेटीज और 25 to 30 कमेटीज मिलेंगी। बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। बाकी यूपीएससी क्या पूछ सकता है उसको कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, इंपॉर्टेंट सब है, बट ये वाली इंपॉर्टेंट है आपके बी ग्रुप, सी ग्रुप या डी ग्रुप के एग्जाम्स में, इनसे बाहर कभी पूछे गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला चैप्टर, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता था, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, रिटन अनरिटन। फिर हमने स्विच करा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1934 हमने एम.एन. रॉय साहब से शुरू करा, फिर 1935 में आईएनसी, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, फिर 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू हमारी डिमांड एक्सेप्ट हुई, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, वो क्रिप्स मिशन को हम क्या कहते थे, पोस्ट डेटेड चेक भी हमने उसको कहा। उसके बाद आपका मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें आपकी 5 बातें थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे इंडिया के लिए, जिसको किस हिसाब से बनेगी वो, तो उसमें 5 बातें थी कि आपका जो टोटल सीट्स होंगी असेंबली की वो 389 होंगी, जिसमें से 296 आपकी 11 गवर्नर प्रोविंस की होंगी, जिसमें से 296 में से आपकी 292 11 गवर्नर प्रोविंस की होंगी, जो बची जो 4 थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस की होंगी। तो कौन कौन सी ABCD बताया था, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि उसमें और क्या प्रोविजन था कि हर एक सीट जो होगी वो कितने पॉपुलेशन पे होगी, तो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे होगी। जो सीट्स होंगी वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड होंगी, कौन कौन सी, सिख, जनरल, मुस्लिम। उसके बाद उसमें क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ईच कम्युनिटी के, वो इलेक्टेड होंगे बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी ओनली। फिर हमने उसमें देखा कि उसमें था जो 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। उसके बाद हम आपका मूव करें आपका नेक्स्ट टॉपिक पे कि इलेक्शन हुआ आपका जुलाई अगस्त में, फिर सितंबर में रिजल्ट आया। आईएनसी ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 बन रहे इंडिपेंडेंट। फिर आपका 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। फिर नवंबर 1946 में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी। फिर हमने स्विच करा मीटिंग्स पे, तो उससे पहले हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी मेंबर थे, खाली किसको, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी को छोड़ के। उसके बाद हम आगे मूव करें तो हमने पहली मीटिंग देखी 9 दिसंबर को 1946 को। उस दिन क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को हमने आपका एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत हमने इलेक्ट करा। फिर आपने देखा 11 दिसंबर को हमने सेकंड मीटिंग करी। उस दिन हमने क्या क्या करा, तो उस दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करा। साथ में 2 हमने वाइस प्रेसिडेंट करे, कौन कौन, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी। फिर हमने तीसरा देखा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको यूनानिमसली कब एक्सेप्ट करा गया, तो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट करा गया। और जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली 9 दिसंबर को, तो कहाँ मिली, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल पे मिली। कितने लोग प्रेजेंट थे, तो 211 लोग प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की 8 बातें क्या थी, तो वो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपका पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग और ये प्रिंसली स्टेट्स ने बाइकआउट कर दिया आपका। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, 3 जून 1940, पहले हमने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा, जिसको किसने डिजाइन करा था, पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन करा था। उसके बाद आपका हम बढ़े 3 जून 1947 को, उसमें क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान आया।
माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ, तो माउंटबेटन प्लान में दो बातें हुई कि अब जो इंडिया है उसको सेपरेट करके 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, पाकिस्तान अलग देश बनाया जाएगा, इसलिए 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ चेंजेस आए। तो क्या क्या चेंजेस आए, जो टोटल सीट्स थी 389 वो अब 299 रह गई। 299 में से 229 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी की थी और बची हुई आपकी 70 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान आने के बाद, हाँ एक बात शायद मैं भूल गया आपको बताना कि जब माउंटबेटन प्लान आया तो प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, मतलब माउंटबेटन प्लान ने 3 ऑप्शंस दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, या वो इंडिया ज्वाइन कर लें, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उसमें से मोस्टली सभी ने इंडिया को ज्वाइन करा। 3 थी जो आपका एक तो कश्मीर था, एक जूनागढ़ था। कश्मीर को हमने बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से लिया और ये सब है वो आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, तो उसके बाद हमने 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन था, BR अम्बेडकर। बाकी मेंबर कौन थे, तो आपके N गोपाल स्वामी अयंगर, अलाटी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव। इन्होंने किसको रिप्लेस करा था, तो इन्होंने BL मेटर को रिप्लेस करा था। TT कृष्णमाचारी इन्होंने किसे रिप्लेस करा था, तो इन्होंने DP खेतान को रिप्लेस करा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने सेशंस के लिए बैठी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशन के लिए बैठी, एक स्पेशल सेशन और रखा गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन के लिए बैठी, तो 141 डेज के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल कितने दिन के लिए बैठी, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए बैठी। तो ऐसे करके उसके बाद हमने क्या क्या देखा कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट करा। डेट ऑफ एडॉप्शन या डेट ऑफ एडॉप्शन उस दिन क्या था, टोटल 15 प्रोविजंस हमारे एनफोर्स हुए या लागू हुए, जिसमें से 4 मेन कौन कौन से थे, तो सिटीजन, इलेक्शन, प्रोविजनल, पार्लियामेंट और टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद मैंने बताया आपको 26 जनवरी 1950 को हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा। उस दिन हमने क्या करा, उस दिन हमने प्रॉपर तरीके से एनेक्ट करा अपने कमेंसमेंट या एनफोर्समेंट डेट है वो। ठीक है, उस दिन क्यों, तो मैंने आपको बताया कि 1930 में 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन को के रिजोल्यूशन को देखते हुए रावी नदी के किनारे पे इंडिया का झंडा फहराया था। तो इसलिए हमने 26 जनवरी तक का वेट करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ अदर फंक्शन जो थे, तो हमने कॉमनवेल्थ मेंबर की रेटिफिकेशन कब करा, तो मई 1949 में करा। उसके बाद हमने और क्या काम करा था, तो 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने क्या करा, तो उस दिन हमने 3 काम करे। क्या, हमने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम अडॉप्ट करा, और हमने नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा, और हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, तो वो एलिफेंट था। सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर थे। चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, SN मुखर्जी जी थे। ठीक है, और आपका ये इंग्लिश कैलीग्राफी किसने करी, तो वो आपकी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने करी। हिंदी कैलीग्राफी किसने करी, तो वसंत कृष्ण वैद्या ने करी। बाकी उसके बाद मैंने आपको ये कुछ कमेटीज बताई। तो ये था हमारा लक्ष्मीकांत का 2nd चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया है। अब आगे चैप्टर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ऐसे ही पहले हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे, आपके इम्पोर्टेंट फीचर्स भी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, DPSP पढ़ेंगे। ऐसे करके टोटल 75 चैप्टर्स हम करेंगे। आपको लग रहा होगा कि पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको और यही अराउंड 1.5 घंटे का है, तो हाँ पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना था, थोड़ी बेसिक बातें बतानी थी। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और भी चैप्टर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बाकी जो 75 में से जो चैप्टर्स हैं बचे हुए 74, वो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आधा घंटा या पौन घंटे का 45 मिनट्स का आपका चैप्टर्स
रहेगा, वो टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लेक्चर्स। थैंक यू।